हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि इस बार 12th हिंदी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 2022 बोर्ड एग्जाम देना है, यानी कि 24 मार्च को हिंदी का पेपर देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने से पहले अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 24 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, यानी कि 24 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। तो देखिए, इस वीडियो में हम 12th हिंदी के 8 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न आएंगे। देखिए, 12th हिंदी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है ताकि बोर्ड एग्जाम में 24 नंबर आपका क्लियर हो जाए। देखिए, वो आज टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, दूसरा है संधि विच्छेद, तीसरा है विभक्ति और वचन, चौथा है शब्द युग्म, पांचवा है शब्द अर्थ, छठवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सातवां है वाक्य संशोधन और आठवां टॉपिक हमारा होगा निबंध। ठीक है, निबंध में जो आपको बताऊंगा वो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध बताऊंगा, जो कि पूरा लिखना है जिस प्रकार से, सेम उसी तरह मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, पूरा निबंध मैंने लिखा है और आपको किस प्रकार से लिखना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सभी के हम 3-3 क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे ऊपर के 7 टॉपिक हैं इनके हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम इस वीडियो में 21 क्वेश्चन टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, 21 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एक निबंध हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि 24 नंबर कैसे आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप सभी को पता है कि क्वेश्चन हमें दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखकर हमें वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखिए, आप काज महाकाज। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, तो आप लोग को इसका अर्थ लिखना है अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आप काज महाकाज यानी कि अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण। अब यहां पर हम करेंगे इसका वाक्य प्रयोग। ठीक है, हेडिंग हम डालेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग हम हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में लिखेंगे, आपको वाक्य प्रयोग यहां पर करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, अब यहां पर वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं महेश। ठीक है, महेश के लिए दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य का भी कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, लेकिन ठीक है, उसका तो यही मानना है, उसका तो यही मानना है, यही मानना है कि आप काज महाकाज। ठीक है, तो देखिए, इसी प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, आप काज महाकाज, पहले इसका अर्थ लिखना है अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण, फिर आपको वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना है। जैसे देखिए, महेश के लिए दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण कार्य का भी कोई महत्व नहीं होता, उसका तो यही मानना है कि आप काज महाकाज यानी कि अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग यहां पर करना है। ऐसे सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला है घाव पर नमक छिड़कना। ठीक है, इसका मतलब होगा दुखी को और दुखी करना। ठीक है, यानी कि जो दुखी है उसको और दुखी करना। तो यहां पर लिखेंगे दुखी को और दुखी करना, और दुखी करना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो हेडिंग डाला हमने क्या, वाक्य प्रयोग। अब चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा तुम उस विधवा
विधवा को ताने देकर उसके घावों पर क्यों नमक छिड़क रहे हो। ठीक है, क्यों नमक छिड़क रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा। जैसे देखिए, घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुखी करना। तो देखिए वाक्य प्रयोग, तुम उस विधवा को ताने देकर उसके घाव पर क्यों नमक छिड़क रहे हो, यानी कि वो ऑलरेडी विधवा है और उसको आप ताने दे रहे हैं, यानी कि उसके घावों पर आप नमक छिड़क रहे हैं। वो ऑलरेडी दुखी है और उसको आप और दुखी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसे चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है छाती पर सांप लोटना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा ईर्ष्या होना। ठीक है, ईर्ष्या होना, छाती पर सांप लोटना यानी कि ईर्ष्या होना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब वाक्य प्रयोग हम हेडिंग डालेंगे। अब चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, देखिए, मेरे लड़के के सरकारी अफसर, ठीक है, अफसर बन जाने पर रिश्तेदारों की छाती पर सांप लोटने लगा। ठीक है, तो छाती पर सांप लोटना यानी कि ईर्ष्या होना। वाक्य प्रयोग होगा, मेरे लड़के के सरकारी अफसर बन जाने पर रिश्तेदारों की छाती पर सांप लोटने लगा, यानी कि वो ईर्ष्या से जल उठे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां पर वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए मुहावरे और लोकोक्तियों से। अब जो चौथा क्वेश्चन होगा वो हमारे दूसरे टॉपिक से होगा। तो देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ये हमारे दूसरे टॉपिक से है, जिसका नाम है संधि विच्छेद। ठीक है, अब इसमें आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा, देखिए 4th क्वेश्चन। जैसे देखिए भावुकः का संधि विच्छेद है, यानी कि भावुकः जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन सही है उसको आपको चूज करके लिखना है। जैसे देखिए का है भौ धन उकः, खा है भाव धन अकः, गा है भो धन उकः, घा है भाव धन उकः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भव धन उकः। ठीक है, ये भावुकः का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये 4th का वाला ऑप्शन राइट है। अच्छा 5th देखिए हमारा है शुक्लांबरम का संधि विच्छेद है, यानी कि शुक्लांबरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर का है सुधन क्लांबरम। ठीक है, खा है शुक्ला धन अंबरम, गा है शुक्ल धन अंबरम, घा है शुक्ल धन अंबरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा शुक्ल धन अंबरम। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सेम है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर जो घा वाला ऑप्शन आपका है इसमें शुक्ल धन आंबरम था। ठीक है, यानी कि बड़ा आ था और इसमें छोटा आ है, तो जो छोटा आ वाला होगा ये राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है। अच्छा देखिए 6 नंबर हमारा है पित्रादेशः का संधि विच्छेद है, यानी कि पित्रादेशः का सही संधि विच्छेद क्या होगा। का है पित्राधन आदेशः, खा है पितरधन आदेशः, गा है पित्राधन देशः, घा है पितृधन आदेशः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा पितृधन आदेशः। ठीक है, ये पित्रादेशः का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऐसे ही आपको जो राइट आंसर है उसको चूज करके आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब जो हमारा 7वां क्वेश्चन है ये हमारे तीसरे टॉपिक से है, जिसका नाम है विभक्ति और वचन। एक एक टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आत्मने, ठीक है, आत्मने में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन, गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, घा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा चतुर्थी विभक्ति एकवचन। यानी कि आपको यहाँ पर आत्मने दिया गया है, अब इसमें आपको बताना है कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन इसमें है। तो ये खा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि आत्मने में चतुर्थी विभक्ति है और ये एकवचन है। ठीक है, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे जो सही आंसर है वो आपको चूज करके लिखना है। विभक्ति और वचन के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए जाते हैं, संधि विच्छेद के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया। अब देखिए 8वां हमारा है आत्मानो।
ठीक है। आत्मानव में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है तृतीय विभक्ति बहुवचन, खा है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, घा है पंचमी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का तृतीय विभक्ति बहुवचन, यानी कि आत्मानव में, सॉरी आपका खा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। ठीक है, यानी कि आत्मानव में द्वितीय विभक्ति है और द्विवचन है। ठीक है, तो ये आपका खा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ऐसे ही आपको जो सही आंसर है उसको चूज करके यहाँ पर लिखना है। ऐसे देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है आत्मनाम। आत्मनाम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है द्वितीय विभक्ति एक वचन, खा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, गा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, घा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, आत्मनाम में षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है। तो इस प्रकार से आपको विभक्ति और वचन की पहचान करनी होती है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है हमारे चौथे टॉपिक से, जिसका नाम है शब्द युग्म। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलता है। तो देखिए चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 10 नंबर है उच्छृंखल और उदंड, इसका सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, ये 2 शब्द हैं अलग अलग। ठीक है, इसका सही अर्थ आपको यहां पर बताना है। का है तत्पर और उद्धत, खा है अवांछनीय और साहसी, गा है नियमबद्ध ना होना जो दंड से ना डरता हो, घा है अन्याय से उत्पन्न भय और डर से उत्पन्न व्याकुलता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, नियमबद्ध ना होना जो दंड से ना डरता हो। ठीक है, तो ये गा ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि उच्छृंखल का मतलब होगा नियमबद्ध ना होना। ठीक है, और उदंड का मतलब होगा जो दंड से ना डरता हो। यानी कि दोनों शब्द हैं, दोनों का अर्थ यहां पर दिया गया। देखिए बीच में ये निशान लगा है, इसका मतलब है कि पहले का अर्थ यहां पर पहले है, दूसरे का अर्थ बाद में है। ठीक है, तो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे 11 नंबर देखिए अंश अंशु। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? का है भाग और सूर्य, खा है सूर्य और भाग, गा है भाग और किरण, घा है भाग और वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भाग और सूर्य, यानी कि अंश का मतलब भाग और अंशु का मतलब सूर्य। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, भाग और सूर्य, ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे 12 नंबर देखिए आली अली आली। ठीक है, अली आली, इसका राइट आंसर क्या होगा? का है भौरा और सखी, खा है भौरा और कली, गा है कली और भौरा, घा है सखी और भौरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भौरा और सखी, यानी कि अली का मतलब भौरा, आली का मतलब सखी। तो ये आपका का वाला ऑप्शन राइट होगा, भौरा और सखी। तो ये आपका 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताया शब्द युग्म के। इसमें आपको 2 शब्द दिए रहेंगे और जो पहले उसका अर्थ पहले है, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। आपको सही आंसर यहाँ पर चूज करके लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है शब्द अर्थ। इसे हम कई और नामों से जानते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द। तो ये इन सब नामों के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जैसे 13 नंबर देखिए गुड़। गुड़ को और हम किन चीजों के किन नाम से जानते हैं? देखिए विशेषता। ठीक है, गुड़ या विशेषता लगभग सेम चीजें हैं, यानी कि अर्थ इनका समान है। ठीक है, समानार्थी शब्द हैं। उसके बाद में देखिए स्वभाव, ये सब गुड़ को और हम इन नामों से जानते हैं। उसके बाद में देखिए कौशल। ठीक है, तो ये सब आप लोग अन्य अर्थ भी इसके कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक शब्द है, इसके कई अर्थ हैं। ठीक है, कई प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। 14 देखिए लक्ष्य। लक्ष्य को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य भी हम लक्ष्य को कह सकते हैं। उसके बाद में ध्येय, आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? ठीक है, ध्येय हो गया, या निशाना लगाने का स्थान हो गया। ठीक है, निशाना लगाने का स्थान। ठीक है, इसको भी हम ध्येय बोलते हैं, यानी कि लक्ष्य। ठीक है, ऐसे 15 नंबर देखिए शिव। शिव को हम महादेव के नाम से भी जानते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप लिख सकते हैं अर्थ। उसके बाद में महेश कह सकते हैं। ठीक है, महेश, मंगल हो सकता है, मंगल, कल्याण। ठीक है, तो इन सब नामों से भी हम शिव को जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक शब्द के लिए 2 अर्थ लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 3-4 बताया, लेकिन आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्द अर्थ लिखना होता है। ठीक है, ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आप सभी को पता है क्या होता है। देखिए जैसे तीनों लोगों का एक समूह, तीनों लोगों का समूह, इसको हम क्या कहते हैं बताइए? एक शब्द में उसको हम लोग कहते हैं त्रिलोक। क्या कहते हैं? त्रिलोक। तो तीनों लोगों के समूह को हम एक शब्द में कहते हैं त्रिलोक। तो वही कहा गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा 17 नंबर है 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष के समय को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? शताब्दी, यानी कि सेंचुरी।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां पर एक शब्द लिखना है। 18 नंबर है सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, यानी कि जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्य में, उसे हम लोग कहते हैं सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को लिखना होता है, ठीक है, इस प्रकार से। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, 7वें टॉपिक से, जिसका नाम है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य को शुद्ध कीजिए, कुछ गलतियां जो वाक्य में हो उसको आप लोग सही कीजिए, जो कि भी त्रुटि है, ठीक है। जैसे देखिए 19 नंबर हमारा है, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, इसका मतलब कई प्रधानमंत्री हैं, यानी कि एक ही प्रधानमंत्री है, तो दिए के स्थान पर हम दिया लिख देंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, ठीक है, क्योंकि एक ही है प्रधानमंत्री, तो भाषण दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपका ये सही होगा, यानी कि यहां पर थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी, उसको आपको सही करके लिखना है। जैसे देखिए 20 नंबर है, मेरा प्राण संकट में है, तो इसमें गलती क्या है? देखिए मेरा के स्थान पर मेरे प्राण, ठीक है, मेरे प्राण संकट में हैं, संकट में है नहीं है, यानी कि यहाँ पर बिंदी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये राइट होगा। तो ऐसे ही आपको जो कुछ भी गलतियां हैं वाक्य में उसको सही करके यहाँ पर लिखना है। जब 21 नंबर देखिए, पद्मा बहुत बुद्धिमान शिक्षिका हैं, देखिए हैं, थोड़ी सी बिंदी यहाँ पर लगी है, यही गलती है, सिर्फ थोड़ा सा गलती है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पद्मा बहुत बुद्धिमान, ठीक है, बहुत बुद्धिमान शिक्षिका हैं के स्थान पर हम लिखेंगे है, सिर्फ एक बिंदी की गलती है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर बिंदी लगा, यहाँ पर बिंदी नहीं, यही इतनी गलती है और इसीलिए आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही करके लिखना है। तो ये 7वां टॉपिक था। अब जो हमारा 8वां टॉपिक है वो होगा निबंध। चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग आते हैं निबंध पर, ठीक है। जो हमारा 8वां टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो है निबंध। अब निबंध कैसे लिखते हैं? हम पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध बताएंगे आपको कि कौन कौन सा हेडिंग डालना है, हमें लिखना कैसे है। इससे आपका 9 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको समझना है कि आखिर निबंध लिखने का सही तरीका क्या है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है लगातार पॉल्यूट होता जा रहा है, यानी कि प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण पर हमें एक निबंध लिखना है कि ये किस प्रकार की समस्या है और इसका समाधान हमें कैसे करना है। तो निबंध लिखते समय आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है प्रस्तावना का। कोई भी निबंध आप लिख रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, यानी कि जब पुराने जमाने में जो है प्रदूषण की समस्या उतनी ज्यादा नहीं थी जितने की आज बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार जनसंख्या हमारे देश की या पूरे विश्व की बढ़ती जा रही है। देखिए यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, यानी कि जो आधुनिक युग में, जो मॉडर्न एज में ये अस्त्र शस्त्र जो हैं आपके, इन सब के कारण जो है प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। देखिए ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि जो यहाँ पर हल्ला जो होता है, ठीक है, शोर जो होता है, इससे लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। लगता है कि वह दुखद दिन अब आ गया है। यानी कि इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसके बारे में किसने क्या कहा है, थोड़ा सा आपको प्रस्तावना में लिखना है। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण है क्या वास्तव में, आपका दूसरा हेडिंग है, ठीक है। देखिए स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, यानी कि जब तक हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण स्वच्छ नहीं होगा तब तक जीवन का विकास संभव नहीं है। अगर वो लगातार प्रदूषित होगा तो नई नई बीमारियां उत्पन्न होगी। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है, यानी कि जो पर्यावरण प्रकृति द्वारा किया गया है, पर्यावरण का निर्माण, ये जीवधारियों के अनुकूल होता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए इसी में थोड़ा सा लिखेंगे, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया, यानी कि जनसंख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, ये इतना
विकराल रूप, यानी कि इतना बड़ा रूप इसने धारण कर लिया है कि इससे जो मानव जीवन है उसका विनाश यानी कि संकट उत्पन्न हो गया, उसके जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया प्रदूषण का अर्थ। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा प्रदूषण के प्रकार, यानी कि जो प्रदूषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है, जैसे आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण है। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया आपको, पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, यानी कि जो वायु है ये हमारे लिए अनिवार्य स्रोत है, क्योंकि इससे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तभी हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी कि हम लोग सांस द्वारा ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। वही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, तभी हम सांस ले पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे लिए जीवन, ये जो पर्यावरण प्रदूषण है इसको पेड़ पौधों के द्वारा ही रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमें पेड़ पौधे देते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्लांटिंग करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, यही मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी है। ठीक है, देखिए कोयला, तेल, धातुकणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। यानी कि जो पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसमें वायु भी प्रदूषित हो रहा है, उसी वायु को हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं और वो हमारे फेफड़ों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, इससे कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब चलिए देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। दूसरा हेडिंग हमारा होगा जल प्रदूषण, ये दूसरा प्रकार है प्रदूषण का। ठीक है, देखिए जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है, यानी कि आप सभी को पता है कि जल ही जीवन है। ठीक है, वाटर इज आवर लाइफ। तो देखिए जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद, यानी कि सबसे पहले हमारे लिए जरूरी हवा यानी कि ऑक्सीजन, उसके बाद में दूसरी आवश्यकता जो है वो जल, क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। देखिए जल को ही जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देशों के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियां हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है और विभिन्न प्रकार व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, प्लास्टिक की थैलियां, तैलीय पदार्थ तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के जल में मिलने से भी प्रदूषण बढ़ता है। यानी कि जो हम प्लास्टिक की थैलियां यूज करते हैं, पॉलीथीन, तैलीय पदार्थ, कृषि कार्य में जो हम कीटनाशक दवाइयां यूज करते हैं और जो रासायनिक उर्वरक हम यूज करते हैं, ये सब लोग बहकर जो है नदियों तालाबों में चले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है जल प्रदूषण है। इसके बाद में देखिए तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। तीसरा टाइप है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, साउंड पॉल्यूशन। देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रवण शक्ति का हास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर, इस सबको वैज्ञानिकों ने बनाया है, और जब वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है तो क्या हुआ, ये सब ध्वनि प्रदूषण का एक स्रोत बन चुके हैं। ठीक है, और हमारी श्रवण शक्ति, जो सुनने की शक्ति है, उसको ये धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और जो हमारी कार्य करने की क्षमता है उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है मानव जीवन के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। चलिए चौथा देखते हैं। तो देखिए फोर्थ हेडिंग हमारा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये क्या होता है, देखिए आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे, और आने वाली पीढ़ी भी इसके हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने आप को नहीं बचा पाई। यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, जो नए नए यंत्र बनते हैं, ठीक है, नए नए जो शस्त्र हैं, तो क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे, और जहां परमाणु बम गिरा वहां के जो बच्चे अब पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं, यानी कि वो लोग जो है अपंग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण इस प्रकार से उत्पन्न होता है। जो नए नए वैज्ञानिक है, नई नई तकनीक के द्वारा बम
और उसके बाद में परमाणु बम, ये सब बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम, ये सब बहुत ही ज्यादा हानिकारक है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, पांचवा है रासायनिक प्रदूषण। देखिए ये क्या है, कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हम रासायनिक दवाइयां यूज करते हैं, कीटनाशक दवाइयां अपने फसलों के लिए, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं। पहले तो वो फसल में जाएंगे, उससे हानि हमें होगी, और दूसरा वो पानी से मिल जाएंगे और उसी पानी को हम पिएंगे तो जल प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, लेकिन अपने फायदे के लिए सभी लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, यानी कि प्रदूषण कैसी समस्या, इससे किस प्रकार की हानि है, ये आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार हमारा हो गया 5 तक। अब हम इसको हेडिंग डालेंगे। देखिए, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको लगातार काटा जा रहा है, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको भी काटा जा रहा है। इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे मानव जीवन के लिए। ठीक है, तो पेड़ को आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। अगर आप एक पेड़ काटें तो कम से कम आपको 10 पेड़ लगाना है, क्योंकि वही आपके जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। आगे देखिए, कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। यानी कि जो कारखाने के धुएं हैं, विषैले कचरे हैं और जो जहरीली गैसें हैं, इनके रिसाव से जो है मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके प्रदूषण की समस्या और हानियां हैं। थोड़ा सा और देखते हैं। तो आगे देखिए, वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप से वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो दमा, हृदय रोग, खांसी, जुकाम ये सब होते हैं, ये किसी न किसी रूप से वायु प्रदूषण से जुड़े हैं, क्योंकि वायु जब प्रदूषित रहेगा तो इन सब रोगों के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर आप प्रदूषित जल का सेवन करते हैं तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो चीज हम खाते हैं उसको, जो पाचन तंत्र हमारा उसको जो पचाता है, उसमें जो है डिफेक्ट पैदा होने लगता है अगर आप लोग प्रदूषित जल पीते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग होगा। अब लास्ट हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा समस्या और समाधान। इसके बाद एक हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, तो समस्या किस प्रकार की है, इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, तो यही सर्वश्रेष्ठ साधन है, यही सबसे अच्छा उपाय है वातावरण को प्रदूषण से रोकने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, यानी कि शुद्ध रहे, प्रदूषित ना हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने के लिए उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। यानी कि जो गंदे चीजें हैं, गंदा पानी है, उसको हमारे जल स्रोत से मिलने से रोका जाए, तभी जल प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा लास्ट हेडिंग आता है जो कि है उपसंहार। ठीक है, हर एक निबंध को जब आप लिखेंगे तो लास्ट में उपसंहार और स्टार्टिंग में प्रस्तावना हेडिंग जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो उपसंहार में क्या लिखना है, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। यानी कि विश्व का हर एक देश आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान है, और क्या करना चाहिए, विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न होनी चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों और पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे और वनों का, जो वृक्षों के कटाव को अगर आप लोग रोकेंगे, तो ही आप पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय यही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 8 टॉपिक अच्छे समझ में आ चुके होंगे। आपको ये भी पता चल चुका होगा कि निबंध कैसे लिखते हैं, कौन कौन सा हेडिंग डालते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।